इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसका उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। आज 9वां दिन है, हम बेताल 25 से सुन रहे हैं। उसमें स्टोरी है कि सबसे बड़ा पापी कौन। तो कौन सबसे बड़ा पापी, हमें सोचना है और हमारा अपना मत कहना है। और हम स्टोरी में वहां तक पहुंचे हैं कि चंद्रपाल ने उसको छल करके शादी कर ली रत्नावली से, और सब गहने वहने लेकर उसको कुएं में गिरा दिया है। और तब उसको एक अनजान आदमी बचाता है। फिर क्या होता है ये हमें आगे पढ़ना है। राहगीरों ने रत्नावली से उसका पता ठिकाना मालूम कर उसे उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अपने पिता हेमगुप्त को भी रत्नावली ने यही कहानी सुनाई जो उसने उन राहगीरों को सुनाई। उसके पिता इसे भाग्य का लिखा मानकर चुप हो गए। रत्नावली को भी अपने पति की चालबाजी फरेब पर बहुत दुख हुआ था, परंतु फिर भी वह सत्य बात उसने किसी को भी नहीं बताई। उसने अपने पिता को भी सही बात नहीं बताई। जो राहगीर को गलत बात सुनाई थी वो ही उसको सुना दी। उधर चंद्रपाल उस धन से विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन कर्महीन व्यक्ति के पास धन रुकता कहाँ है। खाली बैठा दोनों हाथों धन लुटाने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वो पुनः शैतानी तरीके से धन पाने के लिए सोचने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसे एक उपाय सूझा कि वह अपनी ससुराल चंद्रपुर की ओर चल दिया। इस बार उसने सोचा कि वह अपने ससुर हेमगुप्त से कहेगा कि उनकी पुत्री गर्भवती है, तब वह अवश्य ही अपनी पुत्री के लिए ढेर सारा धन देगा। चंद्रपाल ऐसा विचार करके अपनी ससुराल पहुंचा। दरवाजा खटकाया तो दरवाजा रत्नावली ने खोला। अपनी पत्नी को सामने जीवित पाकर चंद्रपाल स्तब्ध हो गया। उसने सोचा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, उसकी पत्नी रत्नावली ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बताया कि उसने अपने पिता को उस बारे में कुछ नहीं बताया है। साथ ही चंद्रपाल को भी यह समझा दिया कि उसे अपने ससुर से क्या कहना है। रत्नावली ने सोचा कि शायद ऐसा करने से वह सही रास्ते पर लौट आए। हेमगुप्त को जब यह सूचना मिली कि उसका दामाद सकुशल लौट आया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने दामाद का बहुत स्वागत सत्कार किया। पर चंद्रपाल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने देखा कि हेमगुप्त ने रत्नावली के फिर से ढेर सारे आभूषण बनवा दिए थे। उसके मन का शैतान जाग उठा। उसने उसी रात को रत्नावली का वध कर दिया और सारे आभूषण लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब ऐसी स्थिति में तो पति पर विश्वास करना तो मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। मंजरी मैना ने कहानी समाप्त करते हुए चूड़ामणि तोते से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मंजरी, लेकिन किसी एक पुरुष की बेवफाई की वजह से सभी पुरुषों को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें एक स्त्री की बेवफाई की कहानी सुनाता हूँ, पर तुम यह मत सोचना कि मैं सारी स्त्री जाति को बुरा कह रहा हूँ। चूड़ामणि तोते ने कहा। चूड़ामणि तोते ने कथा सुनानी शुरू की। हम यहाँ इस स्टोरी में, एक स्टोरी में दूसरी में तीसरी, पूरी एक स्टोरी में भी कितनी सारी स्टोरियां हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम पड़ना चाहिए। दिमाग से सुनने वाली बातें होती है, शायद इसीलिए एमबीए के स्टूडेंट को ये बुक दी जाती है। चूड़ामणि तोते ने कहा, कथा शुरू की। मंजरी मैना बड़े ध्यान से सुनने लगी। श्री दत्त व जयश्री का अभी नया नया विवाह हुआ था। दत्त व जयश्री અને દત્તના લગ્ન થયા હતા। वे विवाह सुख सही ढंग से भोग
भी नहीं पाए थे कि दत्त के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के हो जाने के पश्चात व्यापार की सारी जिम्मेदारी श्री दत्त के कंधों पर आ पड़ी। व्यापार के सिलसिले में उसे अचानक कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को उसके माता पिता के पास छोड़कर चला गया। अपने पति से कुछ दिनों का वियोग भी जयश्री को सहन न हो पाया। वह अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम करने लगी। उसकी मध्यस्थता जयश्री की एक सखी किया करती थी। उस सखी के माध्यम से वह उस युवक से मिला करती थी। उसका प्रेम इतना गहरा हो गया था कि दोनों को रात दिन की कोई सूध न रहती थी। जब भी समय का आभास होता तो जयश्री अपने सखी के साथ वापस घर लौट आती। कुछ दिनों के बाद जयश्री का पति श्री दत्त भी व्यापार करके लौट आया। ससुराल में जयश्री के माता पिता ने उसको खूब आदर सत्कार दिया। रात होने पर श्री दत्त ने सोचा कि पत्नी से सुख दुख की दो बातें कर ली जाए, पर जयश्री के पास जैसे उसके लिए समय ही नहीं था। श्री दत्त ने यह सोचा कि शायद मायके में रहने के कारण उसे शर्म महसूस हो रही है, इसलिए उसने किसी भी तरह की जिद नहीं की और आंखें मूंद कर सो गया। मानो जयश्री तो जैसे श्री दत्त के सोने का ही इंतजार कर रही थी। उसके सोते ही वह तुरंत चुपके से अपनी सखी के घर गई। उसके साथ उस युवक के घर की ओर चल दी। जयश्री के शरीर पर उस समय कुछ आभूषण भी थे। इन्हीं आभूषणों को लूटने की मसा में एक चोर भी उन दोनों के पीछे पीछे लग गया। जयश्री ने अपने प्रेमी को घर पहुंचकर बेझिझक अंदर चली गई, लेकिन सांप ने काटने के कारण कुछ समय पूर्व उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी और जयश्री को इस बात का पता न था। वह उस युवक के साथ लेट गई और प्रेमालिंगन करने लगी। उस युवक के घर के बाहर ही वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उसने जब जयश्री को इस अवस्था में देखा तो सोचा कि यह युवक तो अब इस युवती को भोग नहीं सकता, अतः क्यों न वही भोग ले। ऐसा विचार कर उस प्रेत ने उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर लिया और जयश्री के साथ आनंद विहार किया। जाने से पहले प्रेत ने सोचा कि क्यों न इस स्त्री को अपने पति के साथ बेवफाई करने का दंड दिया जाए। यह सोचकर प्रेत ने जयश्री की नाक काट ली और वापस अपने वृक्ष पर आ गया। नाक कटते ही जयश्री दत्त के मारे बिलबिला उठी और वह दौड़कर बाहर आई, अपनी सखी के पास आ गई। इस तरह चीखना चिल्लाना नहीं ठीक नहीं है। यदि तुम्हें यहाँ इस समय इस हालत में किसी ने देख लिया तो चारों ओर बहुत बदनामी होगी, जयश्री की सखी ने कहा। लेकिन अब मैं क्या करूं? जयश्री ने पूछा। तुम यहाँ से तुरंत सीधा घर जाकर अपने पति के साथ लेट जाओ। कुछ देर बाद जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देना। श्री दत्त ने तुम्हारी नाक काट ली है, बस केवल यही एकमात्र उपाय है इस बदनामी से बचने का, जयश्री को उसकी सखी ने सुझाया। चोर उन दोनों सखियों का यह वार्तालाप सुन रहा था। उसे जयश्री की इस बेशर्मी पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब जयश्री वहां से अपने घर के लिए चल दी। वह चोर भी दबे पांव उसके पीछे हो लिया। घर पहुंचकर जयश्री ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा कि उसकी सखी ने उसे समझाया था। शोर सुनकर जयश्री के माता पिता और पड़ोसी आदि सभी इकट्ठा हो गए। सभी ने श्री दत्त की इस कृत्य की जमकर निर्भत्सना की। वह बेचारा तो बार बार यही कहता रहा कि वह बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। केवल वह चोर ही इस सच्चाई से अवगत था, जो अब भी मूक दर्शक बना हुआ यह सब देख रहा था। श्री दत्त पर झूठा आरोप लगाने का उसे बेहद दुख था। जयश्री के माता पिता ने इस सब की सूचना कोतवाल को दी। सिपाही दत्त को बंधक बनाकर ले गए। अगले दिन प्रातः श्री दत्त को उस नगर के राजा ने सबके सामने पेश किया गया। वहां पर भी जयश्री ने अपने पति के विरोध में ही बयान बनाया और कहा कि उसी ने रात को सोते समय उसकी नाक को काटा है। राजा ने श्री दत्त की पत्नी होने के कारण जयश्री के आरोप को स्वीकार कर लिया। श्री दत्त के बार बार अनुरोध करने पर भी राजा ने उसे कोई मौका न दिया। राजा ने मृत्युदंड का आदेश दे दिया। वह चोर उत्सुकता बस इस सारी घटना के क्रम के परिणाम को देखने के लिए दरबार में उपस्थित था। जब उसने यह देखा कि राजा ने एक निर्दोष को मृत्युदंड दे दिया है तो उससे रहा न गया। उस चोर ने राजा के सामने हाजिर
होकर दुआई दी, महाराज आप इस नगर के राजा हैं, आपके न्याय की आशा की जाती है, परंतु आज आप यह क्या अन्याय कर रहे हैं। महाराज यह युवक श्रीदत्त बिल्कुल निर्दोष है, मैं इस बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे अवसर दे। परंतु तुम कौन हो और इसे निर्दोष कैसे बता रहे हो। जो भी कुछ कहना है वो साफ साफ कहो, पर याद रहे यदि तुम्हारी बात झूठ हुई तो तुम्हें भी दंड दिया जाएगा। राजा ने कहा, महाराज मैं अपनी बात प्रमाण के साथ कहूंगा। कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। महाराज मैं एक चोर हूँ और कल रात जब मैं चोरी करने निकला, इस युवती को अपनी सखी के साथ कहीं जाते देखा। चूंकि इसके शरीर पर उस समय कीमती आभूषण थे, अतः उसे लूटने के विचार में इनके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलते ही यह एक युवक के घर में चली गई। वह युवक सांप के काटने के कारण मर चुका था, लेकिन शायद इसे उसकी मृत्यु का पता न चला। यह उस युवक के साथ प्रेमालिंगन करने लगी। पास ही वृक्ष पर बैठे प्रेत ने जब यह देखा तो उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर लिया और फिर उसने इस युवती के साथ प्रेमालाप किया तथा बाद में उसकी नाक काट कर वापस पेट पर चला गया। बाहर आकर उसने अपनी सखी को बताया तो उसने उसे अपने पति पर आरोप लगाने की सलाह दी। महाराज उस मृतक युवक के शव के मुंह में अब भी इस युवती की नाक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। क्योंकि वह युवक अकेला रहता था, इसलिए आप उसके घर से उसका शव मंगवा कर जांच कर सकते हैं। चोर ने यह कहकर अपनी बात समाप्त की। चोर की बात सुनकर दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। जयश्री तो पसीने से पसीने हो गई। उसकी हालत तो मानो ऐसी हो गई कि मानो उसमें खून ही न रहा हो। राजा ने कुछ सिपाहियों को चोर द्वारा बताए गए पते से भेजकर सब मंगवा लिया। सबकी जांच करने पर उसके मुंह में जयश्री का नाक का टुकड़ा मिला। राजवैद्य ने उस युवक की सांप के द्वारा काटे जाने से मृत्यु होने की पुष्टि की। अब क्या होगा वो कल हम पढ़ेंगे। और हमारा मत क्या है, किसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें दोषी कौन है। पूरी स्टोरी इसमें 3-4 स्टोरी आ गई है। उसमें सबसे बड़ा पापी कौन, पाप किसको सबसे ज्यादा लगेगा, वो हमें हमारा मत सुनाना है। हमें यह कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।